हेलो बच्चों, वेलकम टू ईसरल। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है? फूड है ना। और उस फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब फूड की जरूरत क्यों होती है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए, बोथ बॉडी डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ के लिए। अब ये फूड हमें मिल कहां से सकता है? एग्रीकल्चर से मिल सकता है और एनिमल हस्बेंड्री से भी मिल सकता है। ठीक है, हम बात करें, प्लांट बेस्ड फूड भी होता है और एनिमल बेस्ड फूड भी होता है। प्लांट बेस्ड जो वेजिटेरियन होते हैं वो खाते हैं और एनिमल बेस्ड जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फूड की डेफिनेशन की, फूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। अब फूड में हम क्या क्या लेते हैं? सीरियल्स लेते हैं। सीरियल्स के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऑयल बेस्ड सीड्स भी हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। और ये फैट क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में या जब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल पा रही तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। डिफरेंट पल्सेस होती है और पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल है और रिपेयरिंग में भी हेल्पफुल है। ठीक है, हम बात करें कि हमें फूड रिसोर्स को इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है। देखो, पहला रीजन तो ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना। और इस बढ़ती पॉपुलेशन को हमें क्या करना है? फीड करना है। तो इस वजह से हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमारे पास लैंड है, जो हमारे पास लैंड है वो सफिशिएंट ही है, मतलब मैक्सिमम ही है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो हमें लिमिटेड एरिया में क्या करना है? बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करना है। तो इस वजह से हमें क्या करना है? फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की जरूरत आ गई। ठीक है, गोल्डन पॉइंट है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, एमएस स्वामीनाथन ने क्या लाया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। उसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशन आए थे। पहला है ब्लू रिवोल्यूशन किस में प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है? फिशेज में। येलो रिवोल्यूशन किसमें? ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। सिल्वर रिवोल्यूशन इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन। तो ये रिवोल्यूशन है। इन रिवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे पहला ड्रॉबैक क्या है? इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, की बहुत ज्यादा ही यूज होने लग गए थे नेचुरल रिसोर्स। इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गया। ठीक है बच्चों, सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है? अगर हम मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को यूज करते हैं क्रॉप पैटर्न के रूप में, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड या सस्टेनेबल प्रैक्टिस। हम क्या कर सकते हैं? अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अपनी पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री को भी कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। ठीक है, इंप्रूव इन फूड रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। तो पहले हम लेने वाले हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। पहली बात ये होती है कि क्रॉप है क्या? जब एक पर्टिकुलर एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट लगते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, अब एक क्रॉप क्या होता है? एक सीरियल भी हो सकता है, पल्सेस भी हो सकते हैं, ऑयल सीड्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, स्पाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी। जब एक तरीके के प्लांट एक लैंड पे लगे हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हम क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अब क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो मॉनसून में लगती है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इसके एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पैडी आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, पिजन पी आ जाता है, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आ जाता है। रबी क्रॉप की बात करें तो जो विंटर्स में लगती हैं, नवंबर टू अप्रैल लगती हैं, तो उनसे क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप बोलते हैं। इसके अंदर वीट आ जाता है, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, ओट एंड बार्ले आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि किस तरीके से हम क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। पहला, हम क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करके बढ़ा सकते हैं। दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करके बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को अच्छा करके हम अपना क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो पहला हम देखने वाले हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसके अंदर दो टेक्निक्स आती है, हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, पहले हम लेने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? जब जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, मान लो एक क्रॉप है जिसके अंदर क्या है? हाई यील्ड है, साथ ही साथ लो रेजिस्टेंट टू डिजीज है, और उसका क्रॉस कराया हमने लो यील्ड प्लस हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। अगर इन दो क्रॉप के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी उसके अंदर दोनों डिजायर कैरेक्टर होंगे, मतलब हाई यील्ड भी होगी प्लस हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तीन
तीन तरीके से होती है, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। अगर हम बात करें इंटरवेराइटल, अगर हम किसी एक क्रॉप की दो वेराइटी के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इंटरवेराइटल कहलाता है। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच में, मान लो मैंने ब्रिंजल एंड टोमेटो के बीच में क्रॉस कराया तो इंटरस्पेसिफिक कहलाएगा। और इंटरजेनेरिक मतलब डिसिमिलर प्लांट के बीच में, बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, उनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो इंटरजेनेरिक कहलाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है? अगर हम अपने किसी क्रॉप में या किसी प्लांट में किसी जीन को इंसर्ट करा देते हैं और उस जीन से हमें क्या मिल रहा है, डिजायर कैरेक्टर मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, हमने क्या क्या तैयार कर लिए हैं, हमने बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना लिए हैं जिसके अंदर डिजायर जीन को इंसर्ट करा के हम डिजायर कैरेक्टर को ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से वैरायटी इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। पहला है हाई यील्ड, कि क्रॉप की हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले। दूसरा इंप्रूव क्वालिटी मिले, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत लो है, अच्छा न्यूट्रिएंट होना चाहिए उसके अंदर। तीसरा वो बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो। चौथा क्या है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ऐसी बहुत सारी क्रॉप है जिनके अंदर मैच्योरिटी आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो इसकी मैच्योरिटी हमने चेंज कर ली है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब उसकी एडेप्टेबिलिटी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अच्छी हो गई है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी पीएच पे लग सकता है। सिक्स क्या है, डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टर्स, मतलब उसके डिजायर कैरेक्टर्स है। ठीक है, हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट की, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तीन तरीके हैं। पहले हम बात करें नो कॉस्ट, मतलब फार्मर कई बार ऐसे करते हैं कि उनके पास ना अच्छी वैरायटी है ना अच्छा मनी है, तब भी वो क्रॉप लगा देते हैं, तो उसे बोलेंगे नो कॉस्ट प्रोडक्शन। तीसरा है कि भाई थोड़ा बहुत ही मनी है तो उससे लो कॉस्ट प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा है हाई कॉस्ट, जब फार्मर के पास अच्छा पैसा भी है, साथ ही साथ अच्छी वैरायटी के सीड्स भी हैं, तो उससे बोलेंगे हाई कॉस्ट प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं और क्रॉप पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट बच्चों प्लांट को सॉइल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें एयर के थ्रू प्लांट को मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर की बात करें तो वाटर से प्लांट को मिलता है हाइड्रोजन। और सॉइल के थ्रू 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके अंदर 6 तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और 7 क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये टेबल बच्चों याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एयर से मिल रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से मिल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सॉइल से मिल रहा है 13 न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने का ट्रिक है बच्चों, पीके का कौन सा मग। ठीक है, यानी फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ये किसके अंदर है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। इसी के साथ अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक है, मन मारो नहीं चिल करो, फेंको बोरिंग जिंदगी। तो ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम बात करें न्यूट्रिएंट्स के सोर्स की, कि प्लांट को न्यूट्रिएंट कहाँ कहाँ से मिलता है। पहला मिल सकता है मैन्योर से और दूसरा मिलता है फर्टिलाइजर से। अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि किससे बनते हैं, एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज से बनते हैं। कंपोस्ट एक टाइप का मैन्योर ही है। कंपोस्ट बनता कैसे है, जब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को हम किसी पिट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक टाइप का कंपोस्ट ही है जिसमें हम किससे, अर्थवर्म की हेल्प से क्या कर रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर किस तरीके से बनती है, जब मान लो जिस लैंड में हम अपनी मेन क्रॉप लगाने वाले हैं, तो मेन क्रॉप लगाने से पहले अगर हम फास्ट ग्रोइंग प्लांट लगा देते हैं, जैसे सन हेम्प, ग्वार लगा देते हैं, जो कि क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से, और वही ग्रीन प्लांट को हम क्या करें, वही प्लॉगिंग के थ्रू उसी में ही छोड़ देते हैं मेन फील्ड में, और उसके बाद क्या लगाते हैं, हम मेन क्रॉप लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ठीक है, इससे सॉइल में अंदर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अच्छा आ जाता है और मेन प्लांट को वो मिल जाता है इजीली। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट देते हैं, एनपीके देते हैं, पर इसका ड्रॉबैक क्या हो गया फर्टिलाइजर्स का, कि ये केमिकल्स है और केमिकल्स कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है,
बात करें इरिगेशन की, इरिगेशन का मतलब क्या है, सिंचाई। जब हम प्लांट को आर्टिफिशियली तरीके से या क्रॉप को आर्टिफिशियली तरीके से वाटर देते हैं तो इसी इरिगेशन बोलते हैं। अब आर्टिफिशियली तरीके से हम कैसे कैसे दे सकते हैं, वेल के थ्रू दे सकते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू दे सकते हैं, पॉन्ड के थ्रू दे सकते हैं, लेक के थ्रू दे सकते हैं, रिवर के थ्रू, कैनाल के थ्रू और डैम्स के थ्रू हम क्या देते हैं, प्लांट को, क्रॉप को अपना वाटर सप्लाई देते हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम आ गया, वेल्स आ गया, रिवर लिफ्ट सिस्टम आ गया, टैंक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है। पहला है मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग और तीसरा है क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग की बात करें, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर एरिया में हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं पर उसका लगाने का कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, जैसे हमने लगा दिया व्हीट एंड ग्राम लगा दिया पर रेंडमली लगाया, तो उसे बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, इससे रिस्क क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ सम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, इंश्योरेंस भी मिलता है, साथ ही साथ रिस्क भी कम हो जाता है। क्रॉप पे इंटर क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम अपने लैंड को हम 2 या मतलब रॉज में डिवाइड कर देते हैं और पर्टिकुलर रॉ में एक पर्टिकुलर क्रॉप ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रॉ में लगाया सोयाबीन और दूसरे में लगाया मेज। ठीक है, इसमें मेज लगा दिया, इसमें सोयाबीन, फिर इसमें लगा दिया मैंने बाजरा, इसमें लगा दिया काउपी। तो इस तरीके से रॉ वाइज हमने क्रॉप को डिवाइड कर दिया, तो इसे बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, मैक्सिमम अवेलेबल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट को, साथ ही साथ प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स। ऐसा नहीं होगा कि एक प्लांट को अगर कोई पेस्ट इन्फेक्ट कर रहा है तो दूसरे को भी करे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंटर क्रॉपिंग हो गया। तीसरा हो गया क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हमें एक साल में 2 या 3 या 4 क्रॉप भी मिल सकती है, पर इसके लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने प्लान करके डिसाइड किया है कि भाई इस सीजन में हम ये लगाएंगे, विंटर में हम ये लगाएंगे, समर में हम ये लगाएंगे, मॉनसून में हम ये लगाएंगे। तो एक डिफाइंड पैटर्न में जब हम क्रॉप को रोटेशन करते हैं क्रॉप का, तो उसे बोलेंगे क्रॉप रोटेशन। ठीक है बच्चों, अब प्रोटेक्शन की बात करें तो क्रॉप को किस किस से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वीड से, इंसेक्ट पेस्ट से और पैथोजन से। हम बात करें वीड की, तो वीड होता क्या है, जब मान लो हमने किसी लैंड में क्या लगाया, अपना मेन क्रॉप लगाया, साथ ही साथ उसके साथ अनवांटेड प्लांट भी अपने आप लग गए, तो उसे बोलते हैं वीड। अब ये वीड के एग्जाम्पल क्या है, जेंथियम जिसको हिंदी में गोखरू भी बोलते हैं, दूसरा है पार्थेनियम जिसे गाजर घास भी बोलते हैं। बहुत तेजी से बढ़ते हैं ये वीड, और वीड क्या करते हैं, मेन प्लांट के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, तो वीड्स को हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, इंसेक्ट पेस्ट, ऐसे पेस्ट जो कि क्या करेंगे, कट कर देंगे रूट, स्टेम और लीफ को। दूसरा क्या है, दे सक द सेल सेप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट और दे बोर इनटू द स्टेम फ्रूट्स, दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। तो ये इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या हो गया, ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करेंगे, प्लांट को डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आता है, फंजाई भी आ जाता है, वायरस भी आता है। ठीक है, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट हर्बिसाइड से कर सकते हैं वीड को हटाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, और फंजीसाइड्स डिफरेंट फंजाई को हटाने के लिए हम ये प्रिकॉशंस ये प्रिवेंशन हम यूज कर सकते हैं। वीड कंट्रोल मेथड, इसमें हम देखा जाए तो बहुत डिफरेंट मेथड से हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मैनुअल रिमूवल, कि बाय हैंड हमने रिमूव कर दिया। दूसरा प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर करके कि हाँ इस सीड पे मेन प्लांट ही लगेगा। थर्ड है टाइमली सोइंग ऑफ द क्रॉप, कि हमने टाइमली जिस सीजन में वो लगना है, जिस विंटर में लगना है या समर में लगना है, जिस भी सीजन में वो लगना है उधर वैसे लगा के। फोर्थ है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन पैटर्न से, रेजिस्टेंट वैरायटी को लगा के और समर प्लॉगिंग करके हम क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज क्या है, मान लो हमने अपनी फसल लगाई, फसल को हार्वेस्ट कर लिया, पर हार्वेस्ट के बाद भी हमें स्टोर प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है। मान लो किसी क्रॉप में कीड़ा लग गया, क्या तुम उसको लोगे, नहीं लोगे, है ना। तो हमें क्या करना है, मान लो हमारी फसल अच्छी भी हो गई तो उसका स्टोरेज बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, कैसे कैसे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं स्टोरेज को, बायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमने प्रॉपर स्टोर नहीं किया तो डिग्रेडेशन हो सकता है क्वालिटी में, पुअर जर्मिनेशन हो सकता है, लॉस इन वेट हो सकता है और डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टोरेज के लिए पहले स्टोर करने से पहले हमें अपना जो भी फसल है उसको क्लीन कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सन ड्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद किसी शेडी एरिया में उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से मॉइस्चर कंटेंट उनका कम हो जाए। तीसरा, हमें फ्यूमिगेशन करना चाहिए जिस एरिया में हम उसे स्टोर करने वाले हैं।
अब आ जाते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। जब हम डोमेस्टिक एनिमल को रेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसमें डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, काऊ भी आ जाता है, बफेलो भी आ जाता है, शीप भी आ जाता है, गॉट भी आ जाता है, एक बी भी आ जाता है। पहला हम देखने वाले कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हम 2 टाइप के एनिमल्स को क्या करेंगे? फार्म करेंगे। पहला है मिल्क गिविंग, जिससे हमें मिल्क मिलता है। दूसरा जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, जो हमें मिल्क देगा उसे डेयरी एनिमल्स बोलेंगे, और जिनसे हमें एग्रीकल्चर यूज होगा उसे हम ड्राफ्ट एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करें क्रॉस ब्रीडिंग की। क्या है ये क्रॉस ब्रीडिंग? जब हम लोकल ब्रीड का क्रॉस कराते हैं किससे? फॉरेन ब्रीड के साथ, तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अगर हम बात करें कैटल फार्मिंग में, तो जर्सी काऊ क्या हो गई? आपकी फॉरेन ब्रीड हो गई, इसका क्रॉस करा रहे हैं लोकल ब्रीड रेड सिंधी काऊ से। तो दोनों के जो डिजायर कैरेक्टर है वो हमें ऑप्शन में मिलेंगे। जैसे मान लो हमारी जो फॉरेन ब्रीड है उसके अंदर क्या है? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है उसके अंदर, पर लोकल ब्रीड के अंदर क्या है? शॉर्ट लैक्टेशन पीरियड है, साथ ही साथ हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज है। तो दोनों के डिजायर कैरेक्टर हमें ऑप्शन में मिल जाएंगे, इसे बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग में हम ऐसे बर्ड्स को रेयर करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? एग भी मिलता है और चिकन मीट भी मिलता है। जिनसे हमें एग मिलता है उन्हें लेयर्स बोलते हैं, और जिनसे हमें चिकन मीट मिलता है उन्हें ब्रॉयलर्स बोला जाता है। ठीक है, यही बात क्रॉस ब्रीडिंग पोल्ट्री फार्मिंग में भी आती है कि हम फॉरेन ब्रीड का क्रॉस करा रहे हैं लोकल ब्रीड के साथ। जैसे हमने अशील जो कि इंडियन ब्रीड है इसका क्रॉस कराया फॉरेन ब्रीड लेगरून के साथ, तो दोनों के डिजायर कैरेक्टर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, पीसी कल्चर क्या है? जब हम फिश फार्मिंग करते हैं या फिश रेयर करते हैं उसे बोलते हैं पीसी कल्चर। 2 टाइप की होती है, फिन फिशरी एंड शेल फिशरी। फिन फिशरी मतलब ट्रू फिशेज जिसके अंदर फिन होती है, अगर उसको कल्चर कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे फिन फिशरी बोलेंगे। अगर हम शेल फिशरी किसी मॉलस्कस फिश को कर रहे हैं, प्रॉन्स को कर रहे हैं, तो इसे शेल फिशरी कहा जाएगा जिसके अंदर शेल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है बच्चों, फिशेस के अंदर अगर हम बात करें फिन फिशरी की, तो इट इज द कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिन्ड ट्रू फिशेस। ठीक है, और यही बात करें हम शेल फिशरी की, तो इट इज द कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस्कस। ठीक है, 2 तरीके की, अगर हम फिशेस को भी 2 सोर्सेज से ले सकते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्स से ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे कैप्चर फिशरी। अगर हम क्या कर रहे हैं? फिश फार्मिंग से ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे कल्चर फिशरी। ठीक है, फिशरीज को 2 में डिवाइड किया है। कैप्चर यानी जो हम नेचुरल रिसोर्स से फिशेज ले रहे हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फ्रेश वाटर से अगर हम फिश ले रहे हैं तो इसे इनलैंड फिशरीज बोलेंगे, मैराइन वाटर से ले रहे हैं तो मैराइन फिशरीज बोलेंगे। ठीक है, बात करें कल्चर की, तो कल्चर को फर्दर डिवाइड किया है फर्दर 2 ग्रुप्स में। फ्रेश वाटर से अगर हम फार्म कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एक्वा कल्चर, अगर मैराइन वाटर में कल्चर कर रहे हैं तो मैरीकल्चर बोला जाएगा। ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? जब हम वाटर के पूरे एरिया को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट फिशेस को कल्चर कर रहे हैं, तो इसे कंपोजिट फिश कल्चर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिट फिश कल्चर में ये देखिए, अगर हम बात करें सरफेस फीडर की, तो वहां पे कतला आ जाती है जो कि सरफेस पे तैरती है। मिडिल फीडर में आ जाता है रोहू जो कि मिडिल एरिया में रहेगी, और बॉटम फीडर रहेगी आपकी कॉमन क्रैब, ग्रास क्रैब एंड मेरिंगल। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर एरिया को पूरा यूटिलाइज किया है, बहुत अच्छे से कंपोजिट फिश कल्चर किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर हम फिश कल्चर को एग्रीकल्चर के साथ यूज कर रहे हैं, मान लो जो पैडी क्रॉप है उसको बहुत हाई वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, अगर इसके साथ हम अपने फिश कल्चर को मैनेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। साथ इससे हमारा क्रॉप भी अच्छे से लग जाएगा, और साथ ही साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे हम बात करें एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर क्या है? जब हम बी को रेयर कर रहे हैं तो उसको बी कीपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, बी हीव्स होती है, बी जो मधुमक्खी होती है किस में रहती है? बी हीव्स में रहती है, जिसके अंदर 3 टाइप की बीज रहती है। पहली है क्वीन बी, जिसका काम सिर्फ क्या होता है? एग ले करना। ठीक है, ड्रोन्स होते हैं जो कि मेल होते हैं, और उनका काम क्या होता है? टू मेट विद द क्वीन बी एंड फर्टिलाइज द एग, जो कि फर्टिलाइज करने का काम करते हैं एग को। वर्कर बीज होती हैं जो कि स्टेराइल फीमेल्स होती है, वो सिर्फ टेक केयर का काम करेगी क्वीन का और यंग बीन्स का।
कलेक्ट नेक्टार, बिल्ड हनी कोम्स एंड प्रोटेक्ट द बी हीव्स। ठीक है, हम बात करें हनी बीज से हमें क्या क्या मिलता है। हनी मिलता है और बी वैक्स मिलता है ना। अगर हम हनी की बात करें तो वाइडली यूज होता है। देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज। फार्मर्स क्या करते हैं, अपने क्रॉप लगाने के साथ साथ बी हीव्स भी मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट हो गया। ये आपका बच्चों कंप्लीट चैप्टर हो गया इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए ईसरल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।